morning to everyone. On today I am going to teach you about the first chapter which is mentioned in your history book. That chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. Start. Tracing changes through 1,000 years. That it means कि 1000 of years में कितने सारे चेंजेस हुए हैं उन्हें ट्रेस करना. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि 1000 ऑफ इयर्स में हमारे हिस्ट्री में, हमारे हिस्टोरिकल व्यूज में कितने सारे चेंजेस हो चुके हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. यू कैन सी दैट हियर द फर्स्ट मैप विच इज जस्ट लोकेटेड इन दैट द फर्स्ट पेज पे जो आपका मैप है जिसे आप देख रहे हैं, ये आपका मैप फर्स्ट है, ठीक है. And it was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. इस मैप को किसने बनाया था? इस मैप को 1154 CE में एक अरब के जियोग्राफर Al-Idrisi ने बनाया था. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. That it means यहाँ पे जो मैप दिया गया है इसे दुनिया के यानी वर्ल्ड के एक लार्जर मैप के पार्ट से निकाला गया है जो कि इंडियन के सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है. मैप सेकेंड वॉज मेड इन द 1720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. दैट इट मीन्स मैप सेकेंड को एक फ्रेंच के कार्टोग्राफर ने बनाया था 1720 में. कार्टोग्राफर दैट इट मीन्स हु मेक द मैप्स. जो मैप बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर. द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रो दे आर इन द सेम एरिया. इन Al-Idrisi map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the Iceland at the top. That it means जब हम मैप फर्स्ट और मैप सेकेंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों एक ही प्लेस का मैप है और जो मैप है ये हमारे इंडिया का मैप है. और दोनों मैप को जब हम कंसिडर करते हैं तो दोनों मैप एक ही एरिया, एक ही कंट्री के हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस काफी ज्यादा है. जब हम एलडीसी के मैप को देखते हैं तो साउथ इंडिया कहाँ पर है? जहाँ पर हम नॉर्थ इंडिया को एक्सपेक्ट करते हैं, और श्रीलंका जो कि आइसलैंड जो कि हम आज प्रेजेंट टाइम की इंडिया मैप में उसे हम बॉटम में देखते हैं, वो यहाँ पर कहाँ रिप्रेजेंट किया गया है? टॉप में. प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. जब हम एलडीसी के मैप को देखते हैं यानी मैप फर्स्ट को हम जब कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर सारी चीजें यानी कि सारे नेम्स जो हैं वो सारे किस में लोकेटेड है? अरेबिक लैंग्वेज में. एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्प्लिट इन द मैप एज कन्नौज. यहाँ पर आप एक नाम है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम क्या है? कन्नौज. कन्नौज का नाम आपने काफी बार सुना होगा. यू कैन सी दैट हियर इट इज योर सेकेंड मैप that represent our country, India. Map second was made nearly 600 years after the year during which time information about the subcontinents had changed considerably. That it means कि ये जो हमारा सेकेंड मैप है, हमारे इंडिया का जो सेकेंड मैप है, ये 600 years के बाद बना था फर्स्ट मैप के. तो इंफॉर्मेशन जो है सब कॉन्टिनेंट्स की वो कंसिडरेबली क्या हो रही है? चेंज हो रही है. यानी टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है. आपको पता होगा कि हर चीज में वेरिएशन होता है, तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में भी क्या हुआ? वेरिएशन हुआ. अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों ही मैप हमारे इंडिया के हैं, लेकिन इन दोनों में इतना क्वाइट डिफरेंस क्यों दिख रहा है? तो फर्स्ट मैप आपका 600 बिफोर बना था, यानी उस टाइम पे हमारे पास इंफॉर्मेशन कम थी, सोर्सेस कम थे, और इसे एक ज्योग्राफर ने बनाया था, ठीक है. लेकिन 600 के बाद जब इस मैप को किसने बनाया? एक कार्टोग्राफर ने बनाया, और इसमें काफी कुछ इम्प्रूव किया इस मैप में. यानी इसमें हमारा जो करंट टाइम का जो मैप है यानी प्रेजेंट टाइम का जो इंडिया का मैप है ये थोड़ा बहुत उससे सिमिलरिटी शो कर रहा है. जहां पर आप देख सकते हैं कि बॉटम पे एक स्मॉल पार्ट में श्रीलंका लोकेटेड है, और इसमें जो साउथ रीजन है वो भी काफी अच्छे से दिख रहा है. This map was used by European sailors and merchants on their voyages, but look at the areas inland. यूरोप के मर्चेंट्स और सेलर इस मैप का यूज
समुद्र में ट्रैवल करते टाइम करते थे, लेकिन सिर्फ इनलैंड एरियाज को देखने के लिए। Equally important is the fact that the signs of cartographer different in the two periods. When historian read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि दोनों पीरियड्स के साइंस की कार्टोग्राफी में कितना डिफरेंस है। इसे आपने मैप फर्स्ट और मैप सेकंड दोनों में ही ऑब्जर्व किया है। जब हिस्टोरियन पास्ट के किसी डॉक्यूमेंट्स, मैप्स या टेक्स्ट को लेकर रिसर्च करते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उनके लिए ये जानना काफी रिक्वायर्ड होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये मैप या टेक्स्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसे किस सिचुएशन में लिखा गया है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब हम न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में स्टडी करेंगे। If the context in which information is produced changes with time, what about languages and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persians, for example, is different from modern Persians. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meanings of words also change over time. That it means, if time के साथ अगर information यानी context की information अगर change होती है तो इसका मतलब ये भी है कि languages और उनके meanings में भी कुछ ना कुछ changes हुए होंगे। अगर ये हम ये ऑब्जर्व करें तो टाइम के साथ साथ हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल कि मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज मेडिवल पर्शियन लैंग्वेज से काफी डिफरेंट है और ये डिफरेंस सिर्फ ग्रामर या वैक्यूबुलरी में ही नहीं आया है, टाइम के साथ उनकी मीनिंग्स भी क्या हुई है, चेंज हुई है। Take the term Hindustan for example. Today we understand it as India, the modern nation states. When the term was used in the 13th century by Minhaj al-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominance of the Delhi Sultanate. एक एग्जाम्पल लेते हैं, the term हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक ऐसा टर्म है जो कि पहले यूज किया जाता था, लेकिन आज मॉडर्नली हम उस वर्ड को मॉडिफाई करके आज हम किस वर्ड का यूज करते हैं, इंडिया। हिंदुस्तान टर्म का यूज मिनाजी सिराज ने 13th सेंचुरी में किया था, जो कि उन्होंने एक क्रॉनिकल लिखा था पर्शियन में। यहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यानी इस टर्म का यूज किस लिए किया था, पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उन्होंने हिंदुस्तान टर्म का यूज एक पॉलिटिकल सेंस के लिए किया था जो कि दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड है। सल्तनत के एक्सटेंट होने के साथ साथ इसमें काफी एरियाज को भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान टर्म में कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। बाबर ने सब कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले फौना यानी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और उनके कल्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यानी उनकी ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज 16th सेंचुरी में किया था। As we will see later in this chapter, this will somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. That it means आमिर खुसरो जो कि एक पोएट हैं, उन्होंने हिंद वर्ड का यूज 14th सेंचुरी में जियोग्राफिकल और कल्चरली सेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया था। आज हम हिंदुस्तान वर्ड का यूज नेशनली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, लेकिन इससे पहले हिंदुस्तान वर्ड का यूज सिर्फ जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल सेंस के लिए ही किया जाता था। Historians have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. Historians किसी भी टर्म या वर्ड को यूज करने से पहले काफी केयरफुल रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उस वर्ड या टर्म का मीनिंग कुछ और हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं,
सिंपल टर्म फॉरेनर, जिसका आज का मीनिंग है ऐसा पर्सन जो इंडियन ना हो। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi. किसी और विलेज से आए हुए स्ट्रेंज पर्सन को मेडिवल पीरियड के टाइम पे हम फॉरेनर कहते हैं, जो कि उस सोसाइटी या कल्चर का पार्ट ना हो। ऐसे पर्सन को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी के नाम से जाना जाता है। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigner to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. That it means एक सिटी ड्वेलर फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए क्या है, फॉरेनर होता है, लेकिन दो पीजेंट्स जो कि डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं हो सकते।